जी हाँ, कुछ लोग जुड़े हैं जिनका नाम नहीं आ रहा है। प्रज्ञा दत्ता जी जुड़ गई हैं, जो निदेशक हैं, और आज के ही दिन शांति साधना आश्रम गुवाहाटी असम में हम लोगों ने आरजेएस की सकारात्मक बैठक की थी, वहां से जुड़ चुकी हैं प्रज्ञा प्रमिता दत्ता जी। आज फेसबुक ने वो न्यूज भी दी थी, जो हम लोगों ने पर्यावरण दिवस 2018 में किया था। शांति साधना आश्रम बहुत ही अच्छा है। गांधीवादी हेम भाई ने उस आश्रम की स्थापना की थी। बहुत बड़े गांधीवादी विचारक थे। विनोबा भावे के साथ भी उन्होंने समय गुजारा था। और अभी मैं देख पा रहा हूं नरेंद्र टेटेसर जी और पूजा कुमारी, ये आप लोग अपना अपना जरा नाम बता दीजिएगा। राजेश शर्मा जी दिख रहे हैं, एक एक करके अजय कुमार, सत्यम आदित्य, नहीं आ रहा। आप भी हार दे बोल थोड़ी देर। चलिए हम सब लोगों को बताना। देखिए कुछ लोगों का नाम इसमें हमारा शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं वो कौन है। और बता देना चाहेंगे कि हम लोग 3:40 तक ये पहला सेशन करेंगे, और इसके बाद 5 मिनट का गैप होगा, जिसमें कि आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। 3:45 से आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि कसाप बिहार से दयानंद सिंह जी जुड़े हैं। दयानंद सिंह जी जरा हाथ उठाइए। दयानंद सिंह जी लगता है जुड़े हैं। चश्मा लगाए हुए, ये चश्मा लगाए हुए कौन है? दयानंद सिंह जी। हाँ, दयानंद सिंह जी, ठीक है, पहचान लिए। और भी राजेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो प्रकृति भक्त फाउंडेशन से हैं, और इन्होंने बहुत ही पौधा वितरण का बहुत जबरदस्त काम किया है। इनके जैसा बिरले ही लोग होंगे जो पौधे का वितरण करते हैं। राजेश शर्मा जी, आवाज आ रही है ना? राजेश शर्मा जी, आप जुड़ चुके हैं ना? आपकी फोटो। जी सर, जी सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक हेम भाई, यस गांधीवादी हेम भाई, बिल्कुल हेम भाई हैं। हेम भाई, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। हेम भाई के बारे में बताना चाहेंगे कि हम लोग 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। विशाल जैन जी हम लोगों के वहां प्रतिनिधि गए थे, और उन्होंने सकारात्मक बैठक, हेम भाई का जो शांति साधना आश्रम है, बहुत ही अच्छा, इन्होंने उसको हरियाली से परिपूर्ण है, वहां पे वो किया है। पूजा कुमारी जी दिख रही हैं, भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं और बायोडाइवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हैं पूजा कुमारी। और एक और जुड़े हुए हैं आप, एक आदमी जिनका नाम नहीं बोला गया है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कृपया आप अपना नाम बता दें। विनय विष्णुपुरी जी हैं क्या? ऑडियो दीजिए, आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर विनय विष्णुपुरी जी, आपने अपनी आवाज को अगर म्यूट जरा देखिए। विनय विष्णुपुरी जी, आप विनय जी अपना अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो आपका। हाँ, विनय विष्णुपुरी जी जुड़ चुके हैं ना? जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एस डोगरा साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और इन्होंने अपने घर का जो वीडियो भेजा था वो बहुत ही लाजवाब था, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जैविक विविधता का दर्शन दिलाया था उन्होंने। तो अभी हम शुरू करना चाहेंगे। हमारे बीच जो है हेम भाई जुड़ चुके हैं गुवाहाटी असम से, शांति साधना आश्रम। तो हम चाहेंगे कि
सबसे वरिष्ठ जो पर्यावरणविद है, सबसे बेस्ट जो पर्यावरण के लिए काम असम में किया है हमारे पूर्वोत्तर भारत के लिए, तो हेम भाई हम चाहेंगे कि हेम भाई अगर सुन रहे हो तो नाम आ गया ना मेरा। हाँ हेम भाई, आप अगर कुछ बोलना चाहें। ये पर्यावरण दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो हेम भाई जो जुड़े हैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, प्रखर हम चाहेंगे स्क्रीन पर ले आइए। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण दिवस जो है 1972 में जो घोषणा करी थी, तो 45-46 साल हो गए हैं कि मतलब हम लोग पर्यावरण दिवस पूरे दुनिया में मनाते आ रहे हैं। क्या कुछ जैविक विविधता इस साल का थीम है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे, और आप लोगों ने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या क्या किया है। प्रखर हेम भाई को स्क्रीन पे ले आइए। हेम भाई सबसे बुजुर्ग हैं। सर वो बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे सर उनके पास। सर आवाज सुन पा रहे हैं हम सर? आप आवाज सुना पैसा नहीं? हाँ हेम भाई। हाँ जी जी। हाँ हेम भाई, आप बताए हैं आरजेएस की सकारात्मक बैठक हुई थी और वो पर्यावरण दिवस के ही दिन हुई थी। कैसा अनुभव रहा था और आप लोगों ने वहां पर किस तरह का डेवलप किया है, वो तो आपके जहां बैठे हैं वही दिख रहा है। पीछे बिल्कुल हरियाली है, पेड़ पौधा है, आप लगता है कि शांति साधना आश्रम के लॉन में बैठे हुए हैं। अनम्यूट करके बोलिए अपना साउंड जो है। हेम भाई अपना साउंड प्रखर बोलिए उनको। अनम्यूट सर, आप अनम्यूट हैं, बोलिए सर। हेम सर बोलिए आप। वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर बोल ही नहीं रहे शायद वो। नहीं बोल रहे हैं। किस नाम से हेम भाई किस नाम से शो है उनका आईडी? सबसे बुजुर्ग है। हाँ उनका शो अनम्यूट ही है सर। हाँ उसको कहिए। हेम भाई आप बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपका वो नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रही है हेम भाई। हेम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ASUS वाले ही है ना? असूस वाले ही है ना सर? कौन सा है ये इनका फोन? एनीवे, तो ऐसा करते हैं, राजेश शर्मा जी को पैनल पे लेते हैं। राजेश शर्मा जी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। राजेश सर आप अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर, ऑडियो अपना, यहाँ से हो नहीं रहा। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं? सुन रहे हैं आप? हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं हेम भाई बोल रहा हूँ। हाँ हेम भाई आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 ठीक है। बताइए। हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया था आरजेएस की, याद है आपको? जी 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 जी। हमको बहुत खुशी है कि आपने हमसे पहले काम करवा लिया, अभी भी आप मनवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि केवल एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं होगा, हर दिन पर्यावरण दिवस करना पड़ेगा। हेलो जी आवाज आ रही है। हर दिन पर्यावरण दिवस होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हर मोमेंट हमको पर्यावरण मनाना चाहिए। ये एक हमारा जीवन का एक ये फिलोसफी हो जाना चाहिए। फिलोसफी हो जाना चाहिए इसको। तो अभी जो कोविड हो गया, कोविड-19, इन्होंने बहुत खराब किया, फिर भी एक बहुत अच्छा चीज यहाँ किया कि मानव को सोचने के लिए बाध्य किया कि हम एक हैं, एक होकर के रहना पड़ेगा। दुनिया में जो कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सब हमारा साझा समस्याएं हैं, उसको मिल करके हमको समाधान करना पड़ेगा। आप धर्म से भी आगे जा करके इस पृथ्वी को रक्षा करने का ही धर्म मानना चाहिए।
इसी के ऊपर पूरा मानव जाति को अभी कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी हमारा यहाँ से जब नील आर्मस्ट्रांग वहां गए थे, चंद्रलोक में गए थे, पहला पांव रखने के बाद उनको यहाँ से पूछा गया कि पृथ्वी कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, कहीं भी एक धब्बा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर है और कहीं थोड़ा भी इनकम्प्लीटनेस नहीं है। हमको जो नील आर्मस्ट्रांग ने वहां से जो बताया था, ऐसा ही एक बड़ा सुंदर पृथ्वी हमको बना करके रखना है। अब ये अभी एडवर्टाइज में आता है आजकल पूंजीपति लोगों का, दुनिया जीने के लिए, सारी दुनिया हमारे लिए, जीवन जीने के लिए सारी दुनिया हमारे लिए, सारी दुनिया मेरे लिए, ये बात नहीं होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए, पूरा मानव जाति ही नहीं, केवल सब प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी और पेड़ पौधा, पृथ्वी, ये सब हम मिल करके एक समाज है, एक परिवार है। सबको रक्षा करने से ही हम रक्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। तो जल रक्षा करना है, पृथ्वी को रक्षा करना है, वातावरण को रक्षा करना है, सबको करने से ही हमारा चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये नम्र निवेदन भी है, पर्यावरण हमारा जीवन का उद्देश्य और हमारा जीवन का पद्धति होना चाहिए। और ये लगता है कि हम इसी हिसाब से भी काम कर रहे हैं कि एक परिवार कम से कम बरस में हर महीना में एक पौधा लगाए और उसको बड़ा करें। हिंदुस्तान में जितना परिवार है सभी लोग ये दायित्व ले लें, उसको आगे बढ़ाएं। और हम लोग ने भी इसी ओर कदम उठा रहे हैं, जगह जगह में जा करके पर्यावरण के बारे में काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए और आगे हम सब मिल करके इसी काम को हम करेंगे। मूल लक्ष्य यही है, इस सुंदर पृथ्वी को सुंदर और सुंदर बना करके हमको रखना है। और यहाँ जितना भी जीव समुदाय है सभी को हमको रक्षा करना है। यही गीता का उपदेश है, यही उपनिषद का उपदेश है, यही कुरान बाइबल सभी का उपदेश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेम भाई, आपने आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आकर इसको सफल किया है। और चूंकि आपको कहीं जाना था, पहले बात हो चुकी थी, तो इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है आमंत्रित किया गया है। और अब हमारे जो प्रतिभागी हैं इसमें 8 राज्यों से जुड़े हुए, वो हेम भाई से सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हरियाली के बीच में इन्होंने सिलेक्शन किया वेबिनार में भाग लेने का। ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिंकल शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूँ रिंकल शर्मा दिल्ली से। मैं पूछना चाहूंगी कि आज जो हम लोग रह रहे हैं कि लोग एक एक दो दो कमरे के फ्लैट सिस्टम जो है, तो वहां रहकर आप क्या टिप्स देंगे कि लोग ये पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि उतनी जगह घरों में तो अब नहीं रही है कि वो पेड़ पौधे लगा सके। ये जो फ्लैट सिस्टम जो है ना, यही पर्यावरण और मानव जाति के लिए बड़ा विपद है। तो हमारे प्राकृतिक नहीं है, फिर भी अभी जो फ्लैट सिस्टम है उसको ऐसा बनाया जाए जिससे पेड़ पौधा भी रहे और जीव जंतु भी थोड़ा कुछ रहे, और हम हमारा गमले में दूसरा उसी में कुछ छोटा छोटा पेड़ पौधा लगाकर उसको हरियाली कर सकते हैं। और जो वहाँ रहते हैं उन लोगों का काम है गांव में आए, जंगल में आए, खुला मैदान में आए, जहाँ खुला पड़ा हुआ है, गांव पड़ा हुआ है, उसमें इससे पेड़ पौधा लगाने के लिए करें। और दूसरा, नदी अभी प्रदूषित कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, उसका कोई नियंत्रण नहीं है, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा है। उसको सभी लोग मिलकर के कर सकते हैं। फ्लैट में वो बड़े बड़े लोग रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, पैसा वाला लोग रहते हैं, उनका इंटेलेक्ट और पैसा दोनों का खर्चा पृथ्वी को रक्षा करने के लिए लगाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेम भाई। अब यहाँ पर हम आपको विराम देते हैं और दूसरे वक्ता जो हैं हमारे, बिल्कुल आपने हेम भाई आपने कहा कि पौधे लगाने चाहिए, लेकिन किस किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधा वितरण जो करता है
वो उसकी एक सोच होती है, एक सकारात्मक सोच होती है। और हम लोगों के बीच प्रकृति भक्त फाउंडेशन, जिन्होंने प्रकृति को अपनी मां का दर्जा दिया है, राजेश शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे कि राजेश शर्मा जी, आपने कई सालों से जब से शुरू किया ये प्रकृति का, तो आपने मां की तरह उसका देखभाल करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों का वितरण किया है। तो राजेश शर्मा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो आप आए और बताएं कि किस किस तरह के पौधे का वितरण जो है वो जरूरी होता है। पेड़ हेलो। हाँ राजेश शर्मा जी। हेलो, राजेश शर्मा जी तो नहीं है अभी, किसी कारणवश कहीं चले गए हैं। अच्छा, आप नाम बता दीजिए। मैं प्रकृति भक्त फाउंडेशन से अश्विनी शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ अश्विनी शर्मा जी, स्वागत है, बताएं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी। आपने जो ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। टू द पॉइंट अश्विनी शर्मा जी बातचीत करें कि प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने बहुत सारे पौधों का वितरण किया है, जो कि आरजेएस में आप जुड़े हुए हैं। हाँ, राजेश शर्मा जी, तो किस किस तरह के पौधे का वितरण आप करते हैं, और पेड़ किस तरह के लगाए जाते हैं, और गमलों में किस तरह के पौधे का वितरण करते हैं आप लगाने के लिए? फ्लैट में जो रहते हैं उनको किस तरह का पौधा देते हैं आप? हम जो फ्लैटों में रहते हैं उनको तुलसी के, कड़ी पत्ता और भी जो फूलों वाले पेड़ हैं उनका वितरण करते हैं, और उनको समय समय पर इस बारे में प्रेरित करते हैं कि उनके आसपास जो गार्डन है, चाहे वो डीडीए के हैं चाहे किसी के भी हैं, उसमें जाके पेड़ पौधों की देख रेख करें, क्योंकि अपने उनके घर में तो इतनी जगह है नहीं, तो वहां पे उन पौधों का उनका निरीक्षण करें और उनका संरक्षण करें। जी, तो लगभग हम विभिन्न कार्यक्रमों में जहाँ पे भी हम जाते हैं, हमें बुलाते हैं, हम वहाँ पे पौधों का ही वितरण करते हैं, और सबको एक एक जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें एक एक पौधा देते हैं। तो पिछले वर्ष हमने करीब 5 से 6 हजार पौधों का वितरण किया विभिन्न प्रतियोगिताओं में और विभिन्न उनमें प्रोग्रामों में जाकर। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रकृति भक्त। वो आरजेएस के लिए गर्व की बात है कि आप लोग ऐसा अच्छा समय समय पर प्लास्टिक उन्मूलन, जल संरक्षण और भी प्रकृति से जो जो जुड़े हुए उन कार्यक्रमों पे भी हम करते रहते हैं कार्यक्रम। नशा मुक्ति भी उसमें है। हमारा प्रकृति माँ का जो मंदिर नजफगढ़ में स्थित है, वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शर्मा जी। राजेश शर्मा जी की तरफ से आप प्रकृति भक्त फाउंडेशन में ये सब काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अश्विनी शर्मा जी से कोई सवाल पूछना चाहें आप, प्रतिभागी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो भाग ले रहे हैं और लोग प्रतिभागी लोग, आप सवाल पूछिए। हेलो सर। हेलो सर, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। पूजा कुमारी जी भागलपुर से जुड़ी है, रिसर्च स्कॉलर है बायोडायवर्सिटी की। अश्विनी शर्मा जी से सवाल पूछिए। हाँ जी, पूजा जी पूछिए। सर, आप हम लोग को जिनका फ्लैट सिस्टम है सर, तो उन लोगों को पेड़ पौधे जो लगाने में दिक्कत होती है, तो वैसे अवस्था में, वैसे कंडीशन में बेडरूम में कुछ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या किचन में कुछ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या गार्डन में, फ्लैट ऊपर में टेरेस गार्डन का आजकल फैशन चला हुआ है, तो वैसे कंडीशन में टेरेस गार्डन में हम लोग क्या रियल प्लांट लगा सकते हैं सर? उसके लिए भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम लगा सकते हैं, और आपकी जो सीढ़ियां हैं जो आप नीचे से ऊपर साइडों में एक एक गमले में लगा सकते हैं। आपके घर तक अगर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हैं, आप वहां पे भी लगा के और उनको कर सकते हैं। और आपके जो फ्लैट के, सोसाइटी के आसपास जो कोई गार्डन है, कोई पार्क है, आप उसमें भी जाकर अपनी देख रेख में पौधों लगा सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शर्मा जी, प्रकृति भक्त फाउंडेशन से आए थे। अभी सवाल पूजा कुमारी जी पूछ रही थी, तो प्रतिभागी आप सवाल वक्ता से पूछ सकते हैं। हम लोगों के बीच डॉक्टर
शेख अब्दुल वहाब, इस्लामिया कॉलेज तिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में एचओडी हिंदी विभाग के हैं। आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वहाब, तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि दक्षिण भारत में इस समय किस तरह की प्राकृतिक वातावरण इस समय कैसा है, और बगल में आपका तूफान आया, अम्फान आया, आपके महाराष्ट्र में जो है निसर्ग आया, और उन परिस्थितियों में क्या आप लोगों को भी कुछ डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चक्रवाती तूफान जो है वो कहीं तमिलनाडु की तरफ मुड़ गया तो क्या होगा? इस समय किस तरह का वातावरण है और बारिश उस समय कब शुरू होती है? डॉक्टर वहाब जी नमस्कार आदरणीय मन्ना जी। जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार का जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़े जो वेबिनार का आप आयोजन कर रहे हैं। जी और जी, इस आयोजन में मुझे जी कुछ शब्द बोलने को कहा है। ये तमिलनाडु की जो स्थिति है, तमिलनाडु में जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो तूफान अम्फान और निसर्ग का जो तूफान है जी, इनका कोई प्रभाव यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो बढ़ने की संभावना थी, लेकिन ये उड़ीसा और बंगाल तरफ तो ये मुड़ गए, चले गए, और यहाँ पर इसकी स्थिति नहीं है, बिल्कुल इसका प्रभाव नहीं है। और जहां तक यहाँ का जो क्लाइमेट यानी जलवायु की जो स्थिति है, यहाँ की जलवायु मॉडरेट होती है, और यहाँ पर जो बारिशें हैं यहाँ, ये नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर जो पूर्व का जो मानसून होता है उसके बल पर यहाँ पर बारिशें होती हैं। वो लगभग यहाँ पर जो 48% बारिशें हैं उस नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून के आधार पर यहाँ पर होती हैं। और बाकी का जो पश्चिमी घाट से आने वाली हवाएं और साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, जो केरल को अभी अभी शुरू हुआ है, और इसकी वजह से जो बारिश यहाँ पर तमिलनाडु में भी होती है, यानी कोयम्बतूर आदि इलाकों में जो केरल से लगी हुई हैं, तो उन इलाकों में बारिशें केवल तमिलनाडु को 32% की यहाँ पर आने की संभावना है। लेकिन मुख्य रूप से जो कृषि आधारित, कृषि पर निर्भर करने वाला ये तमिलनाडु के लिए जो बारिशें हैं, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मानसून के आधार पर यहाँ पर आने की संभावना है। इसके आधार पर हमें यहाँ पर 48% बारिश यहाँ पर होती है। और गर्मियों के समय यहाँ पर जो तापमान है वो हाईएस्ट जो है, यानी सबसे अधिकतम तापमान जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और ठंडी यानी शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान 18 से लेकर 24 सेल्सियस यहाँ पर होता है। और अत्यधिक बारिश है यहाँ पर नीलगिरी यानी ऊटी के इलाकों में, पर्वतीय प्रदेशों में होता है, और बाकी प्रदेशों में जो उतनी बारिशें नहीं होती हैं। इसी के साथ डॉक्टर वहाब ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जैविक विविधता किस किस तरह की है तमिलनाडु में? जैविक विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी इसको हम कहते हैं, जैविक विविधता के जो कार्यक्रम यहाँ पर जो है भी इस वर्ष के लिए 2020 और 21 के लिए यहाँ पर सरकार ने शुरू कर दी है। और यहाँ पर जो, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट एरिया है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इसका विस्तार बढ़ा हुआ है। लगभग 26,000 और 364 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ है यहाँ पर वन क्षेत्र। और पेड़ों का जो विस्तार है वो 4,830 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जैव विविधता जिसके बारे में कहा, और वन संरक्षण के लिए यहाँ की जो सरकार तो हर वर्ष जो अपने ऑडियो नहीं आ रही है डॉक्टर। जी बोलेगा जी। हाँ। चलिए अब आगे हम डॉक्टर वहाब से सवाल पूछने के लिए ओपन सेशन कर रहे हैं। आपके मन में अगर कुछ तमिलनाडु के वातावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर कोई सवाल उठ रहे हो डॉक्टर वहाब ने जो बताया, तो आप सवाल पूछिए प्रतिभागी लोग। डॉक्टर वहाब, हेलो। जी कहिए। जी बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आप वहाँ की सरकार के बारे में बता रहे थे, लेकिन आपका ऑडियो म्यूट हो गया था, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपने बताया जिस तरह की वहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से सरकार वहाँ पर क्या मतलब उसकी क्या भूमिका रहती है? मतलब आप उससे संतुष्ट हैं कि, क्योंकि आपकी बात हम पूरी सुन नहीं पाए थे जो आप सरकार को लेकर कह रहे थे, वो आपका म्यूट जी
जी जी जी, सरकार के जो भी कार्यक्रम है ये जैव विविधता को लेकर, वन संरक्षण को लेकर, उससे तो हम यहाँ की जनता भी संतुष्ट है। तो लॉकडाउन की स्थिति में भी यहाँ पर यह हुआ कि जैसे कि प्रदूषण कह रहे हैं कि गंगा में और यमुना में भी प्रदूषण बहुत ही मात्रा में कम हो चुका है। उसी रूप में यहाँ पर जो ताम्रभरणी नाम से एक नदी यहाँ पर बहती है, ये नदी पूरी की पूरी तमिलनाडु के अंदर ही बहती है और अंदर ही वो पश्चिम यानी क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। और ये भी काफी जो है प्रदूषण से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी कोविड-19 की बात हो रही है, अभी वही चल रहा है। तो उस लॉकडाउन की स्थिति में भी जो यहाँ की स्थिति बड़ी अच्छी है और सरकार अच्छे ये जो कदम उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वहाब। छोटी छोटी बातें हो रही हैं, हम यहाँ बीच में बताना चाहेंगे सब लोगों को कि हम लोग 3:40 पर ये सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है 5 मिनट का गैप होगा और उसमें आपको लिंक जो है ना इसी को दोबारा क्लिक करना होगा और सिंपली आप फिर ज्वाइन कर लेंगे दूसरे सेशन को। इसी लिंक को दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आप अगले सेशन जो 3:45 से शुरू होगा ऑनवर्ड्स, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। अब हम डॉक्टर वहाब को धन्यवाद करते हैं। आपने तमिलनाडु के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में एक ओवरव्यू दिया, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक लेखक के पास चलते हैं जिन्होंने किताब लिखी है पर्यावरण समस्या एवं समाधान। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उसे प्रकाशित किया है और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी इनका गांव है और वहां हरियाली से भी जुड़े रहे हैं, श्रमिक नेता भी हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये श्रमिकों के बीच भी जाते हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके भी नेता हैं ये। तो विनय विष्णुपुरी जी, आप सुन पा रहे हैं? विनय विष्णुपुरी जी, विनय विष्णुपुरी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो प्रज्ञा प्रणीता दत्ता जी हैं, डायरेक्टर शांति साधना। हेलो जी, बोलिए। हाँ विष्णुपुरी जी, अभी आप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आपने एक किताब भी लिखी है पर्यावरण समस्या व समाधान। पर्यावरण समस्या व समाधान किताब आपने लिखी है, आपने अध्ययन किया है, आप कई मंचों पे जाते हैं, श्रमिक नेता हैं, वहां पे पर्यावरण के बारे में आप लेक्चर देते हैं। तब लोगों ने आपको कहा कि भाई आप लेक्चर तो दे देते हैं, उससे किताबों के रूप में ले आइए, तो आपने किताब लिख दिया पर्यावरण समस्या एवं समाधान। आज बताइए, ये 45-46 साल पर्यावरण दिवस मनाते हुए हो गया। अभी हेम भाई जो असम से जुड़े हुए थे गुवाहाटी शांति साधना आश्रम से, और उन्होंने कहा कि एक दिन बनाने से नहीं होगा, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 46 साल से मनाते आ रहे हैं। आज जितना अच्छा प्रकृति सुकून दे रही है, इसी तरह का सुकून हर साल में, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और बिहार की क्या स्थिति है, जबकि जल जीवन और हरियाली को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा कर चुके हैं। तो आप आज आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर विनय विष्णुपुरी जी। जी, पर्यावरण के मामले में बिहार आदिकाल से धनी है सर। बिहार 2 भागों में विभक्त है, एक उत्तर बिहार, जो मध्य बिहार है वह दक्षिण बिहार के रूप में परिणत है, क्योंकि झारखंड पहाड़ी इलाका बट गया। आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज मिल रहा है आपको? हाँ मिल रही है जी। तो उत्तर बिहार में बाढ़ या सुखाड़ है, तो जहां सुखाड़ है वहां लीची और आम की खेती होती है, इसलिए सालों भर हरियाली बना हुआ है, 1 इंच भी खाली जमीन नहीं है। जहां नदी का प्रकोप है, जैसे गंगा, गंडक और कोसी मार्ग बदलता है, क्षति पहुंचाता है, जिसको मैदानी भाग हम लोग कहते हैं बिहार में। मैदानी भाग में केला की खेती होती है, गंडक दियारा, गंगा का दियारा या कोसी का मैदानी भाग दियारा जिसको कहते हैं। वह 1 ही साल का हरियाली होता है, एक पौधा केला कट गया, पौधा हट गया, फिर नया पौधा लग जाता है। तो यहाँ सरकार की मानसिकता अगर मजबूत है तो वहाँ किसानों की मदद करता है। अगर सरकार गलत आ जाती है, यानी पर्यावरण विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री गड़बड़ होते हैं, तो बेचारे को किसान को मदद नहीं मिलता है, तो हरियाली में क्षति पहुंचता है, कोई दो राय नहीं है। मध्य बिहार है वह धान का कटोरा है, जो दक्षिण बिहार के रूप में अभी परिणत है बिहार में।
और 2 फसल के लिए 1 इंच जमीन खाली नहीं रहता है प्रति, जहां हरियाली ही हरियाली है। जैसे बरसात से लेके जाड़े तक का धान की खेती होती है, धान एकदम हरियाली, पर्यावरण 100 में 100 पहुंचा रहा है। उसके बाद मसूर और अन्य दलहन की खेती होती है, जहां हरियाली भरपूर मिलता है और किसान से लेके शहरी तक के अनाज सब्जी भरपूर मिलता है बिहार में। ये बिहार में हरियाली, तो बहुत हम लोग शहरी पर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। शहर में बहुमंजिली इमारत और विस्तारवादी नीति, ये 2 बड़ा सिरदर्द बन गया है। बनाने के लिए 7 तल्ला 11 तल्ला लोग बना देते हैं, 400 फीट का क्या कहते हैं कि फ्लैट बना देते हैं, 300 फीट का, 250 फीट का, 160 फीट स्क्वायर फीट का। उसमें पर्यावरण का घोर अभाव हो जाता है। आदमी मालूम हुआ कि उस फ्लैट में 500 रह रहे हैं, प्रत्येक परिवार में 5 से 15 आदमी हैं, और वहां हरियाली का जागरूकता उन फ्लैटों में रहने वाले की ज्यादा चिंता है। प्लस जो ऊंच नीच का खाई है, झोपड़ी पट्टी में भी पर्यावरण की बड़ा समस्या है। सभी जगह से आकर सड़क पर बस गए, वहां पेड़ नहीं है, जो पेड़ है काट के जलावन बना देते हैं। तो ये जागरूकता के लिए ये है। विद्यार्थियों को पर्यावरण से न मतलब है, उसको किसी तरह पढ़ाई से नौकरी मिल जाए, बस इससे मतलब है, वह जन्नत पहुंच जाएगा। इसके लिए दिन रात संघर्ष करता है। इन तीनों वर्गों के लिए ही हम पर दबाव पड़ा, और वह किताब लिखना पड़ा कि जो आईएएस करते हैं, तो उनके तो दिमाग में है कि खाली आईएएस बन जाने से हमारा कल्याण होगा, दुनिया उजड़ जाए, मर जाए, रहे न रहे, हम आईएएस बन जाए, इसलिए उनको कहीं ध्यान नहीं है। तो उन प्रबुद्ध वर्गों पर भी यह प्रभाव पड़ेगा पुस्तक कि पर्यावरण, ठीक है पर्यावरण हम कर लिया, लेकिन यहाँ कितनी इसमें समस्याएं हैं। यह पर्यावरण बना रहे, जो उन्होंने कहा बेचारे हरि में क्या कहते हैं उत्तराखंड वाले, हाँ, कि जीवन भर उतारना होगा, पूरे तो जीवन रोकना ये प्रयास करना। विनय विष्णुपुरी जी, रोकना चाहेंगे, आपका सवाल ले लेते हैं। हमारे प्रतिभागी क्योंकि 2 मिनट का समय रह गया है, तो हमारे प्रतिभागी सवाल पूछ लीजिए डॉक्टर विनय विष्णुपुरी जी से। पुस्तक के लेखक है पर्यावरण समस्याओं का समाधान। जो प्रतिभागी देख रहे हैं, आप सवाल ले सकते हैं। हेलो जी, हाँ पूछिए। हेलो पूछिए विनय जी। हेलो जी, बोला जाए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर, ये बिहार के जो मजदूर पलायन कर जाते हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा हम करें कि वो प्रकृति से और खेती बाड़ी से जुड़ के वहीं पे रह के अपने प्रदेश का विकास करें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कहा। अगर बिहार में बाढ़ बंद हो जाए, बाढ़ अगर बिहार में आना बंद हो जाए, जो यह संभव नहीं है क्योंकि वो हिमालय से चलता है, पूरा नेपाल को दहते हुए आज तक बांध संभव नहीं है, तो सबों को 24 घंटा काम मिल जाएगा और सालों भर, जीवन भर काम मिलेगा। लेकिन बाढ़ एक ऐसा अभिशाप है बिहार का, उसमें भी उत्तर बिहार का, कि यह अभिशाप नहीं खत्म होता है। प्लस दूसरा अभिशाप है मध्य बिहार का, जहां धान का कटोरा, यहाँ भी पर्याप्त मिलता है, काम मिलेगा। लेकिन नक्सलवाद यहाँ का बड़ा अभिशाप है, और वामपंथ तो यहाँ जड़ पकड़ लिया है, जो मजदूरों को बलगला के संगठित कर वह पलायन करा देता है। किसके खिलाफ? हरियाली पैदा करने वाले किसान के खिलाफ। उत्तर बिहार के मजदूरों का पलायन बाढ़ से होता है और सुखाड़ के कारण। अब मध्य बिहार, जिसको दक्षिण बिहार वर्तमान कहते हैं, दक्षिण बिहार तो रांची कट गया, यह सिर्फ नक्सल के प्रभाव में आकर के ऐसा होता है, संगठित होके, ताकि किसान तंग होके मुझे ले भी दे और मनमाना पैसा दे और हम राजनीति करें, नेतागिरी करें। यह समस्या पैदा की हुई है बिहार के मजदूरों के साथ। यह समस्या ही मुझे असंगठित और संगठित दोनों को राजनीति करने के लिए आपको केंद्र तक लेकर बैठा दिया जबरदस्ती, इसी बेबाक बोलने की वजह से, काम करने को। हाँ, प्रमिता दत्ता जी जुड़ी हैं शांति साधना आश्रम, जहाँ पे हम लोगों ने पर्यावरण दिवस भी आप लोगों के साथ मनाया था। विशाल जैन जी गए थे हम लोगों के आरजेएस, तो बहुत ही अच्छा वो था। और अभी फेसबुक ने वो न्यूज हमने डाला था फेसबुक पे, आज फेसबुक ने उसको निकाल कर दिखाया कि 5 जून का पर्यावरण दिवस हम लोगों ने
2018 में, और आप उसमें शामिल थी। तो क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? शांति साधना आश्रम के बारे में बातें नहीं आई हैं वहां, हमने सुना है, बल्कि उसकी पिक भी नयन तारा जी ने भेजा था। और उन्होंने कि हाथी जो है, आप लोग हाथी के साथ जीते हैं, हाथी को मारते नहीं हैं। ये गुवाहाटी शांति साधना आश्रम में देखने को मिला, और हमें बताया गया, आप लोग आरजेएस में जुड़ी हुई हैं, आप लोगों का पिक देखने को मिला कि हाथी को बड़े प्यार से आप लोग बाहर भेजते हैं, उस पर कोई अटैक नहीं करता है, जबकि आपके दरवाजे को, जो कि बहुत मजबूती से नहीं बंधा होता है, मतलब जो जानवर होते हैं उन लोगों को अपने आश्रम में आने के लिए भी आप लोगों ने रखा है, व्यवस्था रखी है कि वो आ सकते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। ऐसा हमें कई वीडियो मिले आरजेएस के ग्रुप में। तो जी आप निदेशक हैं शांति साधना आश्रम के, तो ये आश्रम के बारे में कुछ बताइए कि वो कौन सी जगह है और किस तरह से वो जंगल में आप लोग हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को बताएं, क्योंकि हम लोग जंगल से दूर हैं, कंक्रीट के जंगल में हम लोग हैं। आप लोग वनों के जंगल में हैं, हम लोग कंक्रीट के जंगल में हैं। जी पहले तो नमस्ते सबको, और मैं बोलना चाहूंगी हैप्पी एनवायरनमेंट डे सबको मेरी तरफ से। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जी आपने पूछा कि यहाँ पे हाथी आता रहता है, कि हाँ, हम लोग रोज रात को हाथी भगाने में हमारा योगदान रहता है कि हमें रोज उठ के हमारे जो मेल वर्कर्स है उनको हाथी भगाना पड़ता है। यहाँ पे हमने जितने 40,000 के ऊपर 100 ट्रीज लगाए हुए थे, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत ग्रीन। अगर आप आएंगे यहाँ पे आश्रम में तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा ग्रीन है, वीडियो में भी आपने देखा है। हमने ऑर्गेनिक फूड का जो है खेती करते हैं हम लोग, फिर पेड़ पौधे लगा के रखे हैं। तो यहाँ खाने के लिए, यहाँ के आसपास एक पहाड़ है, तो पहाड़ में से हाथियाँ रोज आती है रात को, उसमें से एक अंधा हाथी भी है, आके फिर यहाँ पे खाने का देखती है। वो लोग पेड़ तोड़ते हैं, खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे 100 से ऊपर बनाना ट्रीज और जो केले के ये थे पेड़ थे वो थे। फिर हमारे क्या बोलते, तामुल बोलते, जो बिचल नट है उसके पेड़ थे, वो सब भी तोड़ दिए हाथी ने, और वो खाते हैं। लेकिन हम उसको कुछ हार्म नहीं करते। वो मेरे कभी कमरे के पास भी आ जाती है हाथी, लेकिन हम कभी उनको हार्म नहीं करते। वो जो अपना खाते हैं, खा के वो चले जाते हैं। हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी किए थे गवर्नमेंट को कि हमें हाथी से सुरक्षा चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाथी ने हमें कुछ इंसानों को कभी ये नहीं पहुंचाया है, कभी क्षति नहीं पहुंचाया है, लेकिन सिर्फ हमारे जो वेजिटेशन है उसमें हमें बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। लेकिन हमें पता है कि हाथियों को भी खाने का बहुत अभाव हो रहा है, इसीलिए वो आती है हमारे यहाँ। प्रज्ञा जी हमने वीडियो में देखा है कि कुछ घास भी आपने लगाए थे जो हाथियों, वो हाथी से कैसे रिलेशन है उस घास का? वो बड़ा अलग तरह का घास है प्रज्ञा जी। हाँ, हमने एक ऐसे टाइप का घास लगाया था कि वो पार होके वो हाथी नहीं आ सकती है। ऐसा हमने लगाया था डेंस करके, वो इतनी डेंस हो जाती है कि हाथी नहीं आ पाती। लेकिन अभी तक उसका कोई इतना असर हुआ नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं कि हाथियां हमें जो है ज्यादा हमें नुकसान ना करे। लेकिन थोड़ा बहुत खा के जाती है तो हमें उससे कोई ज्यादा ये नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग भी भूखे हैं, उनको भी रहने का तकलीफ है, तो वो कहाँ जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। आप शांति साधना आश्रम की निदेशक हैं गुवाहाटी असम में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो प्रतिभागी हैं अगर प्रज्ञा जी से सवाल पूछना चाहें तो आप पूछें। प्रज्ञा जी ये बताइए, अभी आप जो हाथियों की बात कर रही हैं, मतलब एक आश्रम ऐसा है जहाँ उनके लिए इतना कुछ है, और एक अभी रिसेंट जो होके चुका है इंसिडेंट, वो ऐसा है कि मतलब जिसने पूरे देश को हिला दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। जी 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 थोड़ा आवाज आपका सुनाई नहीं पड़ा लास्ट में। जी प्रज्ञा जी वो कहना चाहती हैं, रिंकल शर्मा जी हैं, लेखिका और पत्रकार हैं, वो जानना चाहती हैं कि एक आप लोग हैं कि हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और एक ऐसी घटना देश में घटी है
केरल में, जो मतलब हृदय विदारक है कि हाथी जो गर्भवती थी और उसको ऐसा बारूद भरा अनानास कुछ खिला दिया गया जिससे उसका जबड़ा वगैरह वो हो गया, उसका बच्चा गर्भवती थी, वो उसका बच्चा भी वो चला गया, लेकिन हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गुस्सा में आके हाथिनी है वो नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने अपने व्यवहार को बड़ा संयत रखा, उसने जान दे दी लेकिन मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया। और तो इस पर वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कंसेप्ट है शांति ये साधना आश्रम बहुत ही हाँ जी, ये बहुत दर्दनाक एक सिचुएशन है, जिस मतलब ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कौन कैसे कर सकता है। हमारे यहाँ रोज हाथी आती है, रोज खा के जाती है, हम उनसे प्यार से खिलाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे एक जो प्रेग्नेंट हाथी थी उसको इस तरह मार देना, और एक मल्लपुरम जिला जो है वहाँ पे बहुत अत्याचार होता है हाथियों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। वहाँ पे जो प्रशासन है वो कुछ करती नहीं है ज्यादा, मैंने सुना है, उसके बारे में मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ऑफिसर्स को बदलने चाहिए जो बिल्कुल अपने एनिमल्स के बारे में केयर नहीं कर रहा है, और उनके होते हुए ऐसा कुछ कांड हुआ तो मुझे लगता है पहले ऑफिसर्स को बदला जाए और उसके बाद कुछ उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि लोगों को पता चले कि हाथी भी एक जान, मतलब मतलब उनमें भी जान होती है और उनको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा प्रमिता दत्ता जी, निदेशक शांति साधना आश्रम गुवाहाटी असम। वहां से पूर्वोत्तर भारत के बारे में इस तरह का जो एनिमल फ्रेंडली वातावरण आप लोगों ने बनाया है वो कहीं ना कहीं आपके पिताजी और विरासत में आप लोगों को मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच जो है पूरे देश भर में मीडिया वर्कशॉप करते हैं एस डोगरा साहब, आरजेएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं और आरजेएस ग्रुप में बहुत अच्छा वीडियो भेजा था अपने घर का, और उसे देखने के बाद कई लोगों को निश्चित से प्रेरणा मिली होगी। हम चाहेंगे कि कोई बोले नहीं अपने क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कोई बोले नहीं, जब बोलने का मौका आए उसी वक्त बोले, तो ये वेबिनार जो है वो बहुत ही सफल होगा। तो एस डोगरा साहब सुन रहे हैं आप? हाँ उदय पन्ना जी नमस्कार, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, बताएं डोगरा साहब कि ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है 45-46 साल हो गए मनाते हुए, और आज जो आप देख रहे हैं कि तूफान भी हमें परीक्षा ले रहा है, चक्रवाती तूफान जो है, जलवायु परिवर्तन दिख रहा है। आप देखिए कि मई के महीने में कितनी बार बारिश हो गई, और दिल्ली की बात करें तो महीने में 3-4 भूकंप आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हम प्रकृति को जैसे कि हेम भाई ने कहा कि हमें 365 दिन इस पर चिंता करनी पड़ेगी, और आरजेएस ने जो ये सवाल उठाया है इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और आने वाले वन महोत्सव जो अगस्त में होगा तो आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया से आमंत्रित किया जाएगा इसी तरह का वीडियो, और उसको मनाया जाएगा कि आप कितने पौधा लगाने जा रहे हैं, इसके बारे में संकल्प प्रस्तुत करेंगे आप, और उन लोगों को वेबिनार में मौका दिया जाएगा। तो डोगरा साहब आपने भी बहुत अच्छे अच्छे बता दीजिए किस किस तरह के पौधे अपने कैंपस में लगाए हैं आपने। देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली जैसे बड़े शहर, और बल्कि मैं मुंबई में भी जाता हूँ जहाँ पर कि जिन लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा पर्यावरण से नेचर से प्यार है, वो अपने घरों के बालकनी में या जैसे भी उनको जगह मिल पाती है वो जरूर अपने घरों में पौधे वगैरह लगाना पसंद करते हैं। और हमें भी थोड़ा सा बचपन से ही माता पिता से भी सीखा, क्योंकि हम जहाँ पर पहले रहते थे वहां पर हमारे पास बल्कि जगह भी थी, हम मतलब जमीन के अंदर छोटी मोटी खेती बाड़ी भी ऐसे कर लेते थे। और अब जो है, अब हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर कोई हमारे पास वैसे कोई जमीनी जगह नहीं है, लेकिन हमने छत के ऊपर ही जो है कुछ गमले वगैरह लगा रखे हैं, जिसमें आंवला भी है, तुलसी भी है, ऑरेंज भी लगा रखे हैं हमने। बल्कि इस लॉकडाउन के कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा भी है हमारे पास, कड़ी पत्ता है ना, इस तरह के भी जो है मोरपंखी है। तो और कहने का मतलब ये है कि उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको ना हरियाली आसपास अगर नजर आती है ना, तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है और आपको ऊर्जा मिलती रहती है। और ये तो सबको पता है कि पौधे और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, और हरियाली देखकर जो है ना मुझे लगता है आंखों को भी एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो उसी चीज को, उसी उद्देश्य को लेकर मैंने भी ये छोटा सा प्रयास किया, और लॉकडाउन के अंदर तो मैंने एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट ये भी किए कि पौधों के अंदर ही मैंने आलू की पौध लगाई, मैंने मिर्च के पौधे लगाए, तो और वो डेवलप भी हो गए।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब आपके मंच पे, क्योंकि अब सब ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रयास करा है, हर कोई आदमी अपने अपने घरों में इस तरह से प्रयास करके अपने घर और आसपास में इस तरह के एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकता है, हरियाली की बात की जाए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक निवेदन है सभी पर्यावरणविदों से भी, और जो मतलब इस तरह की हरियाली मैनेज करने के लिए आगे आना पसंद करते हैं या अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं। क्या है, जनरली आजकल ट्रेंड चल पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों में जागरूकता आई कि भाई आपको उपहार के तौर पर, चाहे कोई जन्म दिवस हो या कोई पार्टी हो, या जैसे हम लोग भी कई बार सेमिनार में जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में या स्कूलों में, तो हमें लोग उपहार के रूप में पौधा दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो पौधे बड़े, हमें पता होता है कि उनको किस तरह से रखना है, लेकिन कई ऑर्नामेंटल प्लांट इतने महंगे महंगे भी होते हैं, उनके कोई गाइडलाइन हमें भी नहीं पता है। देखिए, ये तो सबको पता है कि जो भी पौधा है उसको सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए और थोड़ा बहुत मैन्योर भी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे पौधे होते हैं वो मतलब अगर आप उसे डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो छाए में नहीं रह सकते। तो मेरा आप लोगों के इस मंच से एक बात जो है, मेरा निवेदन है और बल्कि सुझाव भी कहेंगे इसे, कि जब हम उपहार में किसी को पौधा देते हैं तो, और पौधा जो लगाते भी हैं, तो आप सबसे पहले उसकी गाइडलाइन, उस पौधा जिसको भी आपने उपहार के रूप में दिया है, उसकी गाइडलाइन, एक टैग छोटा सा विजिटिंग कार्ड जितना, कि भाई इसको किस किस समय पानी, मतलब जैसे 2 टाइम पानी देना है, या इसको धूप में रखना है या छांव में रखना है, इसकी खाद का जो है क्या जो है आपको उसकी समय अवधि होनी चाहिए कि किस किस समय पर इसको किस तरह की खाद की आवश्यकता है। इस तरह की भी अगर गाइडलाइन अगर हम दें तो मेरे ख्याल से कई बार, और नहीं तो आपने खुद देखा होगा कि कई लोग बड़े अच्छे अच्छे पौधे उपहार में मिलते हैं, लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद, अगर महीने बाद अगर आप उनके पूछें, तो वो जो है पौधा सिर्फ उसका गमला बचा होता है, पौधा जो है वो भगवान भरोसे चला जाता है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही डोगरा जी, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। और इस चीज पर न केवल आम लोगों को बल्कि सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। ट्री गार्ड के बिना जो है कई पौधे जो है आंकड़ों में तो आ जाते हैं लेकिन हरियाली नहीं दे पाते हैं। तो जो प्रतिभागी है खास करके चाहेंगे कि आप अजय कुमार, दयानंद सिंह, सत्यम, एक नई पीढ़ी का युवा भी जुड़ा हुआ है स्कूल में पढ़ने वाले सत्यम, आप लोग डोगरा जी से कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि इन्होंने बहुत मार्के की बात कही है अपने घरों में इस तरह के। तो आपके घरों में क्या क्या है, आप बताएं। खेती करते होंगे, गांव में है। अजय जी, दयानंद जी बताएं, आप स्क्रीन पे हैं। हेलो हेलो। हाँ दयानंद जी बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि चूंकि हम लोग ज्यादा कृषि से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये एक सवाल था कि खेतों के मेड़ पे हम कौन सा पौधा लगाएं ताकि हमारा धान का फसल, गेहूं का फसल भी हो जाए और मेड़ पे वृक्ष भी हो जाए। ये बन्ना जी मुझसे प्रश्न किया है क्या इन्होंने? हाँ आपसे। दयानंद जी बोल रहे हो? हाँ दयानंद जी। दयानंद जी, देखिए मैं कोई एग्रीकल्चरिस्ट तो नहीं हूँ और ना मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। बेहतर होगा आप जो है, जो किसान केंद्र होगा आपके जिले में या आपके तहसील में, जो भी आपके ब्लॉक में, वहां पर जो है किसान केंद्र से, और या जो है किसान एक फोन पर भी सुविधा होती है कि आप वहां से ये जानकारी ले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने सुना है या देखा भी है कई बार कि मेड़ पर आप जो है पपीते के पेड़ लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से 3-3 4-4 फीट के फासले पर। तो और पपीता जो है वो एक अच्छा जो है फल भी है, और आप ना केवल अपने परिवार में बल्कि अपने जो है आस पड़ोस में भी जो है पपीते की जो है फसल, और बल्कि वो कैश खेती बाड़ी करते ही हैं, आप उनकी खेती से, मतलब वो उनकी प्रोडक्शन से आप पैसा भी कमा सकते हैं अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो मेरे ज्ञान के हिसाब से तो ये, अदरवाइज लेकिन आपको किसान केंद्र से और भी जानकारियां मिल सकती है कि मेड़ का आप क्या सदुपयोग कर सकते हैं। जी, अब हेम भाई जुड़े हुए हैं, उनसे जाने, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे। हेम भाई आप जुड़े हुए हैं?
चलिए अभी हम अजय कुमार जी से जानने थे। हमारे आरजेएस के राष्ट्रीय आरजेएस स्टार हैं, इन्होंने 7 बैठकें की थी अपने आइडियल एजुकेशन सेंटर में, और साथ में सत्यम है, ये भी आरजेएस स्टार हैं। और लॉकडाउन के बाद इन लोगों का जो खिताब है 24 जनवरी को दिल्ली में दिया गया था, तो वो यहाँ पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग बताएं वहाँ बिहार में किस तरह का वातावरण है, किस तरह की खेती बाड़ी की चीजें हैं, जल जीवन हरियाली पर कुछ कहना चाहेंगे? अजय जी बताएं। अजय कुमार। हाँ, अभी तो कोरोना के चलते हमारा जो देश है ऐसे एक तरफ से घाटा भी है और फायदा भी है। फायदा ये है कि समय पर मानसून का प्रवेश हो गया है, और इस मानसून के प्रवेश से अभी बारिश का, आज बारिश भी हुई है, कल भी बारिश हुई है, और अच्छा सा खुशनुमा मौसम है। और इस बारिश से हमारे खेतों का जो शुरुआती जुताई होता है ये बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, और खेती का सीजन बहुत अच्छा होगा इस साल अनुमान। जी बताएं क्या क्या खेती आपने किया है सब्जी की, जो आप वीडियो भेजे थे? सब्जी की खेती में आपको थोड़ा सा हम घुमा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी नजर आ रहा होगा बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा जी। ये उसमें सब्जी की नीचे खेतियां हैं और अंतिम में भिंडी है जी। और क्या आगे क्या सब्जी है? सब्जी में ककड़ी, खीरा, ललमी, नेनुआ, साग, हरा साग और लाल साग, बोदी, इस तरह का बहुत सारा सब्जी है। पीछे भी काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बायोडायवर्सिटी, ये जो जैव विविधता इस बार जो है थीम है, बताएं पीछे क्या क्या पेड़ लगे हुए हैं उधर? उधर आम, केला और इस तरह से अमरूद वगैरह है जी। और इस साइड, घर के इस साइड नीम और इस तरह का पपीता वगैरह ये सब है दोनों साइड। तो बहुत ही अच्छा वातावरण में रह रहे हैं आप लोग वहां। तो फेफड़े मजबूत होते होंगे, इतने पेड़ हरियाली के बीच में घर है। तो रत्नाड़ गांव से अजय कुमार जी और सत्यम जुड़े हुए थे, और हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आप जुड़े, जी बताइए। और आगे अभी मिट्टी भरवाया है हमने, जिसमें आम और बहुत सारे 3-4 पौधे लगाने का विचार बनाया हूं मैंने, और इसको लगाऊंगा। जी जी, बहुत अच्छा। सत्यम और अजय कुमार जी, आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में आप शामिल हुए और 7 बैठकें आपने की थी, और इसलिए आपको आरजेएस राष्ट्रीय स्टार का खिताब जो है दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये दयानंद जी जुड़ रहे थे, वो भी गांव से हैं, तो गांव की चर्चा चली है, तो यहाँ पे जानते हैं कि वहाँ गांव में क्या क्या है। आपके गांव में कसाप गांव जो भोजपुर जिला में है, दयानंद सिंह जी। जी सर। जी बताएं। जी, चूंकि हमारा गांव एक ही पंचायत का गांव है, इसमें कोई दूसरा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ पे बहुत सारे किसान ही हैं, सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। और जैसा कि अभी तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि नहीं है मेरे पास, तो मैं दिखा क्या क्या फसल लगी हुई है? फसल क्या क्या लगी हुई है गांव में? आपको कद्दू है, नेनुआ है, भिंडी है, बोदी है, बैंगन है, खीरा है, ककड़ी है, ये फसल अभी तैयार है। अब चूंकि बारिश का मौसम आएगा तो अब ये सब खत्म हो जाएगा। आम धान का मौसम, आम का मौसम है दयानंद जी। आम में है, आम का फल बढ़िया हाँ, है इस बताएं साल। कितने पेड़ हैं? हाँ, अभी कैसा आम का फसल हुआ है? आम का साइज आपको दिखा देंगे, अभी 2 सेकंड लगेंगे। तो ये दयानंद सिंह जी थे, कसाप, भोजपुर जिला से जुड़े हुए, और ये स्वराज ट्रैक्टर में सेल्समैन हैं, और इससे पहले महिंद्रा ग्रुप में भी इन्होंने कृषकों को जागरूकता का कार्य किया था। ये आम लेकर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ये कच्चा आम है जी। तो कच्चा आम ये पेड़ से टूट गया या तोड़ा गया? ये तोड़ कर लाए हैं अभी इसको अचार डालने के लिए। अचार डालने के, तो अचार का सीजन आ गया है? जी जी। क्या नाम है? सुकुल आम है इसका अचार। अच्छा, और किस किस तरह के आम होते हैं? किस किस तरह के आम है? लंगड़ा है, लंगड़ा है, मालदा है, माखन भोग है, मिठुआ है, बाकी बीजू सारे भी बहुत हैं। अच्छा,
चलिए, तो हम लोगों ने खेती गृहस्थी की जी इतने जी अच्छे बताएं। आम देखकर तो हमें लगता है कि कब मिलेंगे हमें खाने के लिए। हाँ, बिहार जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, प्रिया कुमारी जी जुड़ी हुई हैं। प्रिया कुमारी, हाँ अच्छा, विष्णुपुरी जी कोई प्रश्न करने के लिए कहेगा तो करेंगे। हाँ विष्णुपुरी जी, आप बताएं, बिहार में तो आम का बहार है। हाँ बिल्कुल, बिहार से अभी हाँ आम का बहार है। यहाँ आम के 3 दर्जन से ऊपर हम नाम गिना देते हैं। सबसे पहले लंगड़ा बोले, उसको हम लोग सफेद मालदह भी कहते हैं जी। क्या हो गया, ये सब बड़ा टेस्टफुल है। और हम जहाँ रह रहे हैं वो पटना का बाजार समिति, वो बेचारे आरे वाले बोल रहे हैं, वो एकदम ठीक बता रहे हैं कि अचार के लिए सुक्कुल सबसे बड़ा बढ़िया है, क्या है, उससे बेहतर अचार कोई नहीं आम का बन पाता है। सबसे अचार के लिए आप पूरा देश भर यहाँ अचार यहाँ से बन के जाता है। अगर इसका बड़ा उद्योग लगा दे तो जो पूछ रहे थे कि आपके यहाँ मजदूरों का पलायन, तो यह मजदूरों का पलायन रोक सकता है। कम से कम 5000 मजदूर उस कारखाने में काम कर सकते हैं। किसान से सुकुल आम ले और उसको अचार में डाइवर्ट, जैसे मुंबई वगैरह महाराष्ट्र वगैरह में खेत से अंगूर लाता है, सेव लाता है और उसको कल्टीवेट करता है, यानी ठंडा शीत गृह में रख करके पैकिंग करता है और पूरा विश्व भेजता है। उस तरह से यहाँ पूरा विश्व जा सकता है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ होता है। उसके बाद मालदह में लाल मालदह होता है, वो इतना बड़ा बड़ा होता है और लाल लाल देखने में। उसके बाद सबसे ज्यादा सबसे अंत में, यानी बरसात सब आम खत्म हो जाएगा तो मिर्जाफर आपको मिलेगा। उस समय तक वह हरा हरा बड़ा खूबसूरत है, काफी स्वादिष्ट वह आम होता है। ये स्थिति है बिहार की। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इस हरियाली को कार्य रूप में परिणत कर सकता है, जिससे बिहार में लोग काम करने आने के लिए तत्पर हो जाएंगे, न कि बिहार के बिहारी को कहीं जाना पड़ेगा। खाली राजनीति से अलग हट के करता, राजनीति में वामपंथ, इस राजनीति और इसके पूर्व में सामंत था। तो ये 2 बड़ी खाई को जब तक नहीं पाटा जाएगा, बिहार का मजदूर का पलायन नहीं मिटेगा और हरियाली भी बरकरार नहीं रहेगा। चूंकि बिना परमिशन के अंधाधुंध लोग पेड़ काटते रहता, उसको विभाग है लेकिन क्रियाशील नहीं है। अब कौन किससे झंझट लेने जाए कि पेड़ तुम क्यों काट रहे हो, यह आपसी झगड़ा हो जाएगा, बाद में मार काट खून में तब्दील हो जाता है। इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता। यह सरकार स्वतः संज्ञान ले कि हमारे राज्य में कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने सूख गए, प्रति वर्ष उसका डाटा ग्रहण करे और वह खोजबीन करे कि इन पौधों अगर है, जैसे आम का वृक्ष, फूल का वृक्ष है, छोटा है, ठीक है, तो यह घर के अंदर या बाग में लग सकता है। लेकिन हमारे गांव में तो बगीचे में ही घर है, जैसे वो बेचारे केला में देखा है, खेत में घर है, वहां निडोरक है, चोरी डकैती नाम की कोई चीज नहीं है खास। कुछ बहुत 1-8% कहीं घटना घटती है तो वह आपसी ईर्षा और रंजिश बस घटता है, दुराग्रह बस, नहीं तो जनरली आम परिपाटी नहीं है। वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, ये सब मुजफ्फरपुर जिला से ही कट कर बना हुआ है। ये पटना में भी बड़े पैमाने पर दिग्घा मालदह बड़ा नामी था, जो दिग्घा मालदह को काट करके लोग बेच दिया, सरकार उस पर संज्ञान नहीं दिया। पटना के मध्य में, पश्चिम में दानापुर और पटना 1 के बीच में हजारों एकड़ में मालदह आम था, जो दिग्घा मालदह के नाम से जाना जाता था। वह एक्सपोर्ट होता था अंग्रेजी युग में। आज वह वीरान बन करके महलों में तब्दील हो गया है, हरियाली भी खत्म हो गया। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि बिहार एक पूरे विश्व को नसीहत देता है जिससे गरीबी और पलायन खत्म होगा। जितने वृक्ष लगाएं, अगर जगह है, जितना जगह है उतने ही जगह में फलदार वृक्ष लगा जाए। ये मेरा आह्वान शुरू से रहता है, हर मीटिंग बैठके में कहते हैं। इसके लिए बहुत जगह हमको जो अंग्रेजी प्रस्त लोग हैं वह लोग फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर फूल के बात करते हैं, तो फूल हमारे यहाँ बहुत पूज्य है, लेकिन पूजा बड़ी ही पूज्य है। जगह छेकने के लिए फूल हमारे यहाँ नहीं है। फिर खेती किया जाए उसका,
बंगाल जैसा, हावड़ा में बड़े पैमाने पर गेंदा की खेती और सब कई तरह के फूलें होती है, जो हमारे बिहार में पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर में हजारों हजार टोकरी भोरे ट्रेन से आता है और पटना के लोग खरीदते हैं। स्थिति ये है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने एक मार्गदर्शन। बिल्कुल विनय विष्णुपुरी जी, अब विराम देना चाहें? जनता विनय विष्णुपुरी जी, केंद्र और राज्य के साथ समय को देखते हुए आपसे हम माफी चाहेंगे, ये थोड़ा सा समय और रह गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी हैं, जो आरजेएस एडमिन भी हैं। तो नरेंद्र टटेसर जी, आप सुन पा रहे हैं? नरेंद्र टटेसर जी, हाँ टटेसर जी, आप आइए लाइन पे और आचार से रूबरू कराइए। अभी बहुत चर्चा चल रही थी, बता देना था बिहार में केला की भी बहुत पोटेंशियल है। केले के वृक्ष वैशाली हाजीपुर में काफी केले के वृक्ष हैं। और एक डॉक्टर डी साहा जी, जो एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, अगर डी साहा साहब होंगे तो प्लीज इंडिकेट करें। अभी आप लाइन पे आए नहीं हैं। डी साहा साहब एक बार दिखे थे, डॉक्टर डी साहा। अभी नरेंद्र टटेसर जी, आप बताएं अगर जुड़े हैं तो। प्रखर, आप लाइन दीजिए उनको। जी, पूर्ति फूड विजन आचार का, मुंह में पानी अभी बिहार से मेरे कृषक भाई, शायद दयानंद जी नाम था इनका, दयानंद जी शायद जी, जो अभी बोल रहे थे, जो आम के बारे में बात कर रहे थे, काफी उन्होंने जानकारी भी दी बिहार के बारे में, भूगोल के बारे में भी, और जो वहाँ का वातावरण किस प्रकार जो है वो चौपटी पर्यावरण, ये भी जानकारी दी। बड़ा अच्छा मार्गदर्शन भी दे रहे थे वो। तो उन्होंने जब आम का जिक्र करके बताया कि भाई कौन से आम से सर्वश्रेष्ठ अचार बनता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं, क्योंकि खाद्य उत्पाद निर्माता हूँ, खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी का स्वामी हूँ, तो उनकी जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप और आप जैसे अन्य किसान भाई घर में ही लघु उद्योग शुरू करना चाहें तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। जहां तक बात है, आपने बोला कि एक ही आम के द्वारा कि इसका सबसे श्रेष्ठ होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल तकनीक बहुत उन्नत हो गई है। तो फल और सब्जी परिरक्षण के द्वारा मूल्य संवर्धन करके बहुत अच्छा हम आर्थिक जो है प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक लाभ हमें हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र सर। 5 मिनट का समय रह गया है। अब डॉक्टर डी साहा अगर जुड़े हैं, आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से अगर जुड़े हैं, प्लीज प्रखर इंडिकेट कीजिए। कुछ यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, मुझे दिखा दीजिए फोटो। किनका सर? डी साहा, जो लोग अब तक नहीं आए हैं उन लोगों का दिखाइए। अगर आप लोग जो नहीं बोले हैं, आप प्लीज बोलिए, थोड़ा अपना प्लीज अपना नाम बताइए, नाम बताइए। ऑडियो, जो लोग अब तक नहीं आए हैं स्क्रीन पर प्लीज। दीदेवार जी आए हैं, सुरजीत सिंह दीदेवार जी। गैलेक्सी J7 जो है वो अपना अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले। डॉक्टर सुरजीत दीदेवार जी, हाँ आप बोलिए। डॉक्टर सुरजीत दीदेवार जी। डॉक्टर सुरजीत दीदेवार जी, सर अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, अब तक जो लोग नहीं आए हैं प्लीज स्क्रीन पे आइए। सब लोगों का दिखा दीजिए एक बार मेरे। हाँ आप बोलिए सर, आप बोलिएगा। दीदेवार जी बताएं, आपने तो पर्यावरण पे बहुत अच्छा सुविचार आरजेएस फैमिली के भेजते रहते हैं डेली। बताएं पर्यावरण दिवस पर क्या थोड़ा मार्गदर्शन। हटके बात करता हूँ। पर्यावरण में बहुत बात हो गई, एग्रीकल्चर में बहुत बात हो गई। मेरा कार्य है तो मैं आपके माध्यम से ये विश्व को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे भीतर विचारों का पोल्यूशन हुआ है, मैं उसके सुधार में बात करता हूँ। और अगर हम उसके सुधार कर लें, सब अपने अपनी ड्यूटी को निभा लें, तो जिसका जो कार्य कर लेंगे, क्योंकि आज इस समय
कोरोना होने से ही अगर हमारा पोल्यूशन ठीक होता तो हम कोरोना के पीछे थोड़ी जाएंगे। हमारे मानव के अंदर, भीतर विचारों के अंदर अगर पोल्यूशन खत्म हो जाए तो हम सब कुछ कर सकेंगे। जिसका जो कार्य है वो बड़े सहजता से कर पाएगा। उसके लिए सरकार का और जनता का सहयोग चाहिए। और मैं सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जनता पे भरोसा करें और जनता को प्रोविजन दिलवाएं और जनता के बीच में हस्तक्षेप न करके उसे एजुकेट करें। जैसे अभी किसी ने बताया, मेरे भाई ने, कि हम फूल या पेड़ किसी को देते हैं, वो हमें इसको प्रेरित करता हूं मैं कि तुम खुद ही अपने घर में लगाओ और गमले में लगाओ या कुछ भी। जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हो, घर के अंदर सब खाना खिलाते हो, तो ये भी जीवन के अंदर एक जरूरत है। हम मानव को विचार के रूप में पोल्यूशन दूर करें तो सही माने में हम सहज पा रहेंगे। और जो बाहर के जितने भी लड़ाई झगड़े और ये मतभेद के पोल्यूशन है, दीदी बार उस पे कार्य कर रहा है। सिर्फ पर्यावरण पे, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं, सभी प्रकार के सब्जेक्ट पे दीदेवार ने पिछले पूरा 60 दिन अपनी नई नई वीडियो बनाकर लोगों को ऐसे विचार दिए हैं और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे भी होंगे। और दीदेवार आपका ऋणी भी है, धन्यवाद भी करता है। और जो जो मैंने यहाँ जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से मेरे विचार अगर सुनेंगे तो सिर्फ बाहर के पेड़ पौधों से, एग्रीकल्चर से नहीं, इंडस्ट्री के अंदर जो पोल्यूशन है, मालिक और एम्प्लॉय का जो पोल्यूशन है, जनता का और सरकार का जो पोल्यूशन है, आपस में मियाँ और बीवी का जो पोल्यूशन है, बच्चे का बच्चे से पोल्यूशन है, उनके विचारों के पोल्यूशन के अंदर दीदेवार जो है सहायक सिद्ध होगा। और वो अपना पिछले 10 साल से ये कार्य कर रहा है और लॉकडाउन के अंदर उसने इसको विशेष रूप से किया है। और मैं आप सबके माध्यम से ये सबको कहता हूं कि आप ये काम तो करें, मगर अपने भीतर के विचारों का पोल्यूशन को दूर करें, तो मैं समझता हूँ ये ऑटोमेटिकली सही है। जी हाँ, नया मार्गदर्शन मिला है विश्व पर्यावरण दिवस पे, क्योंकि मानसिक जो प्रदूषण है उसको दूर करना भी बहुत जरूरी है। और सुरजीत सिंह दीदेवार जी रोज एक वीडियो अपना, सोचिए कितनी मेहनत करके डालते हैं, आरजेएस फैमिली को भेजते हैं। अब समय की सीमा है, समय समाप्त होने ही वाला है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, मेरे ख्याल से नयन तारा जी जुड़ी हुई हैं। नयन तारा जी सुन रही हैं? जी बताएं, बताएं, आप बताएं, पर्यावरण दिवस पे बताएं नयन तारा जी। हेलो, बताइए बताइए, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी जी, हमने वो शांति साधना आश्रम की ओर से हमारा, आप जो देख रहे हैं, हम पूरा हरियाली पर है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा शांति साधना आश्रम का कैंपस में ही हूँ, पूरा हरियाली के अंदर। आश्रम में हमारा कोई तरह का पेड़ लगाया जाता है हर साल। लगभग अभी हम कई वर्षों से ये प्रोसेस चल रहा है हेम भाई जी का नेतृत्व में। और वहाँ पर हमारा आसाम में अलग अलग जिले पे हमारा शांति साधना आश्रम का ब्रांचेस भी है। वहाँ पे भी हम ऐसे पेड़ लगाने का कोशिश करते हैं। और जनता को भी हम वहाँ पर बुलाकर जन जागृति का जो अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं पेड़ लगाने के लिए। और पर्यावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं उसी के लिए भी हमारा वो अवेयरनेस का काम हमारा जगह जगह पर चलते रहते हैं। हेम भाई का बिल्कुल बिल्कुल। नयन तारा जी बहुत अच्छा लगा, आपने विजुअल जो दिखाया है। शांति साधना आश्रम हम लोग इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी देख रहे हैं। ये आपने बहुत 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 आभार आपका कि आपने शांति साधना आश्रम गुवाहाटी आसाम के दर्शन कराए आपने। जो लोग स्क्रीन पे नहीं आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया, क्योंकि आपका नाम नहीं आ पा रहा है, तो उनसे वो अनम्यूट कर। सर आप थोड़ा क्लोज कर लें क्योंकि खत्म होने वाला है, 1 मिनट समथिंग समय रह गया है। अगर आप क्लोजिंग कर दें। अच्छा, तो हेम भाई अगर जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये वहाब साहब आप संदेश दीजिए। डॉक्टर वहाब जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर वहाब जी। जी, ये आपका जो प्रयास है, जो वेबिनार है, इस पर ये बढ़िया कार्यक्रम है। और एक दिन में ये जो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, एक दिवस का जो पर्यावरण दिवस है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। तो मैं